हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम जो जुलाई का 2018 का पेपर कर रहे थे, पेपर 2 होम साइंस, उसकी क्लास 3 है ये। इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो अभी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी लेट आ रही हैं, लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये 10 से 15 अक्टूबर तक का है कि तब तक वीडियोस जो हैं थोड़ा बीच बीच में लेट आएंगी, उसके बाद कंटिन्यूटी में सारी वीडियोस आएंगी, चाहे वो होम साइंस के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स में। यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेसेस दे रखे हैं, इनका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। जैसे यहाँ पे आपके पास ब्लीचिंग है, मर्सराइजेशन है, स्कोरिंग है, सिंगिंग है, डिसाइजिंग है। तो क्या इसकी सीक्वेंस होएगी? फिर से ऑप्शंस देख लीजिए, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, स्कोरिंग, सिंगिंग एंड डिसाइजिंग। हम पहले कौन सा प्रोसेस करते हैं उसके बाद कौन सा करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। आपके 10 सेकंड्स अभी शुरू होते हैं, मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगी, वही प्रोसीजर हमारा चलेगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 सेकंड्स देती हूँ ताकि आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आपको राइट आंसर मैं बताती हूँ। तो चलिए आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब DECAB। सबसे पहले आपके पास सिंगिंग या इसको साइंगिंग भी बोलते हैं, उसके बाद में हमारे पास में आएगा E, मतलब डिसाइजिंग। सिंगिंग के बाद आएगा डिसाइजिंग, उसके बाद आएगा स्कोरिंग, उसके बाद आएगा ब्लीचिंग और लास्ट में मर्सराइजेशन हम करते हैं। तो वापस से इसकी करेक्ट सीक्वेंस देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी टाइम ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रोसेसिंग होती है टेक्सटाइल्स की वो कैसे कैसे चलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं सिंगिंग, उसके बाद में डिसाइजिंग, उसके बाद में स्कोरिंग करते हैं, फिर ब्लीचिंग करते हैं और उसके बाद में सबसे लास्ट में मर्सराइजेशन करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे भी करेक्ट सीक्वेंस देनी है कनी शॉल वीविंग की। किसकी सीक्वेंस आपको सही बतानी है? यहाँ पे कनी, KNI, कनी शॉल वीविंग की। इसके वीविंग पैटर्न को आपको बताना है कि कैसे कैसे हम क्या क्या स्टेप्स पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप ड्रॉ करते हो डिज़ाइन पैटर्न को। दूसरा है कि आप जो वॉप होता है उसको लूम में थ्रेड करते हो, उसकी थ्रेडिंग करते हो। फिर है वीविंग करते हो शॉल की लॉन्ग स्ट्रिप्स में। फिर आप थ्रेड की वाइंडिंग करते हो। फिर आप कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग करते हो फाइबर्स की। उसके बाद में आप कलेक्शन एंड सॉर्टिंग करते हो फ्लीस की। उसके बाद में आप जो फ्रेगमेंट्स हैं शॉल के उनको जॉइन कर देते हो टुगेदर। और लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि आप वॉशिंग एंड डाइंग करते हो। तो आपको ये बताना है कि हम कैसे कैसे करेक्ट सीक्वेंस में बढ़ते हैं। फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि आप डिज़ाइन पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है कि आप वॉप को, जो वॉप यार्न्स होते हैं उनको आप लूम में थ्रेडिंग करते हैं, उनको डालते हैं। फिर लिखा हुआ है कि आप जो शॉल की लॉन्ग स्ट्रिप्स में फिर वीविंग करते हो उस थ्रेड से। फिर लिखा हुआ है कि आप थ्रेड की वाइंडिंग करते हो। उसके बाद में आप कॉम्बिंग स्पिनिंग करते हो फाइबर्स की। फिर आप कलेक्शन एंड सॉर्टिंग करते हो फ्लीस की। और फिर आप जो फ्रेगमेंट्स हैं शॉल के उनको जॉइन टुगेदर करते हो। और फिर आप वॉशिंग एंड डाइंग करते हो। किस तरीके से कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो आपको पता करना है। तो आपके अभी 10 सेकेंड शुरू होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप फ्लीस को इकट्ठा ही करोगे ना। सबसे पहले हम कलेक्शन एंड सॉर्टिंग करेंगे फ्लीस की, उसके बाद में हम उन फाइबर्स की कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग करेंगे, मतलब एफ़ के बाद ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। उसके बाद में हम उनको अच्छे से वॉश और डाई कर लेंगे। उसके बाद में हम थ्रेड्स की वाइंडिंग करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उनको एक जगह पे थ्रेड्स को जो है रोल करते जाएंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हम थ्रेडिंग को जो वॉप है उसकी थ्रेडिंग को लूम में करेंगे, लूम में धागा डालेंगे। उसके बाद में हम डिज़ाइन पैटर्न बनाएंगे और उसके बाद में हम शॉल पे लॉन्ग स्ट्रिप्स को वीव करेंगे और सबसे लास्ट में हम जो फ्रेगमेंट्स हैं शॉल के उनको जॉइन टुगेदर कर देंगे। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे कलेक्शन एंड सॉर्टिंग करेंगे फ्लीस की, उसके बाद में हम फाइबर्स को अच्छे से कॉम एंड स्पिनिंग करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे वॉशिंग एंड डाइंग ऑन फाइबर्स की, उसके बाद में थ्रेड की वाइंडिंग करेंगे, फिर हम थ्रेड को लूम में वॉप की थ्रेडिंग करेंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे हमारा पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद में हम लॉन्ग स्ट्रिप्स को जो वीविंग है लॉन्ग स्ट्रिप्स की उनको शॉल पे वीविंग कर देंगे उनके, और उसके बाद में लास्ट स्टेप होगा हमारा कि जो फ्रेगमेंट्स हैं शॉल के उनको हम जॉइन टुगेदर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 73। एक कंज्यूमर पासिस थ्रू 5 स्टेजेस, एक कंज्यूमर 5 स्टेजेस से गुजरता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस में, जब वो कोई चीज़ खरीदने जाता है। तो अब आपको जो उसके डिसीजन मेकिंग स्टेप्स हैं उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर करना है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन करेगा, परचेज डिसीजन लेगा, पोस्ट परचेज बिहेवियर देखेगा, या फिर इवैल्यूएशन करेगा अल्टरनेटिव्स का। तो ये किस तरीके से वो 5 स्टेजेस से गुजरेगा एक कंज्यूमर जब भी वो कोई चीज़ खरीदने जा रहा है, जब वो डिसीज़न ले रहा है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो आपको ये स्टेप्स की सीक्वेंस बतानी है। मैं आपको फिर से ऑप्शंस बता देती हूँ। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन सर्च, फिर है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, फिर है परचेज डिसीजन, उसके बाद है पोस्ट परचेज बिहेवियर और उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब सबसे पहले वो अपना प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम के बारे में सर्च करेगा, उसके बाद में वो अलग अलग अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद में वो परचेज डिसीजन डिसाइड करेगा कि क्या ख़रीदना है, उसके बाद में वो पोस्ट परचेज बिहेवियर देखेगा। यहाँ पे पोस्ट है, प्री नहीं है, तो इसलिए पोस्ट मीन्स बाद में परचेज करने के बाद में क्या बिहेवियर है उसका वो देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन करेगा, उसके बाद में इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, उसके बाद में अलग अलग अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद में परचेज डिसीजन लेगा, उसके बाद में पोस्ट परचेज बिहेवियर देखेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी यही है कि हमें सीक्वेंस सही बतानी है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको फॉलोइंग स्टेजेस दी हुई हैं फैमिली लाइफ साइकिल की एज़ पर देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस, कैसे वो ऑकर होते हैं उसका ऑर्डर आपको सही से अरेंज करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है पीरियड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल की, मतलब इस्टेब्लिशमेंट और एलिमेंट्री स्कूल का पीरियड आता है, फिर चाइल्ड बेयरिंग एंड प्री स्कूल आता है, फिर वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फिर हाई स्कूल एंड कॉलेज, फिर रिटायरमेंट और फिर फाइनेंशियल रिकवरी आती है। तो किस तरीके से ये पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के बाद अरेंज होंगे ये आपको बताना है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले चाइल्ड बेयरिंग एंड प्री स्कूल आएगा। सबसे पहले तो चाइल्ड बेयरिंग या रेयरिंग एक ही बात होती है, यहाँ पे बच्चों को बड़ा करने की बात होती है। जैसे इन्फेंट्स होते हैं उनको पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा उनकी केयर करते हैं, उसके बाद में
प्री स्कूल आता है, ठीक है। तो ये इकट्ठा आ जाएगा कि प्री स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास में कि इस्टेब्लिशमेंट और एलिमेंट्री स्कूल आता है। फिर उसके बाद में वोकेशनल एडजस्टमेंट होता है बच्चों का स्कूल के अंदर। उसके बाद में आएगा कि हाई स्कूल और कॉलेज में बच्चे जाते हैं, फिर वो अपनी फिर उसके बाद में फाइनेंशियल रिकवरी करते हैं, वो कमाते हैं, और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे रिटायरमेंट होती है। यही तो प्रोसीजर होता है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले चाइल्ड बेयरिंग एंड प्री स्कूल, उसके बाद में पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल, उसके बाद में आएगा बच्चे का वोकेशनल एडजस्टमेंट, उसके बाद आएगा हाई स्कूल एंड कॉलेज, उसके बाद फाइनेंशियल रिकवरी एंड लास्ट में आ जाएगा रिटायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको अरेंज ही करनी है सीक्वेंस, ये सारे अरेंज करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको लेगिस्लेशंस दी हुई हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, आपको सही बताने हैं एक्ट्स कि पहले कौन सा एक्ट आएगा, फिर उसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा एक्ट आएगा। इस तरीके से आपको बताने हैं। 2, 2, 4, 6 एक्ट हैं ये टोटल, आपको इनकी सीक्वेंस है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके बाद में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके बाद में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट। अब आपको इनकी सीक्वेंस बतानी है कि कौन सा एक्ट पहले आएगा और कौन सा एक्ट उसके बाद में आएगा। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि सबसे पहले आएगा हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके बाद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके बाद में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, उसके बाद में आएगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और लास्ट में आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आएगा हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद आएगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके बाद प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, उसके बाद में आएगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और लास्ट में आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें यहाँ पे परसुएसिव स्पीच जो कि एरिस्टोटल ने प्रपोज की थी उसकी सीक्वेंस बतानी है, उसके स्टेप्स को सही से अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास पहले दिया हुआ है अरेंजमेंट, दूसरा दिया हुआ है इन्वेंशन, तीसरा स्टाइल, चौथा डिलीवरी और पांचवा दिया हुआ है मेमोरी। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा और उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। इस तरीके से आपको इसके सीक्वेंस बताने हैं। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मतलब सबसे पहले आएगा इन्वेंशन, उसके बाद में अरेंजमेंट, उसके बाद में स्टाइल, फिर मेमोरी और फिर डिलीवरी। जो परसुएसिव स्पीच थी जो कि प्रपोज की गई थी एरिस्टोटल के द्वारा, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले उन्होंने इन्वेंशन बताया, फिर अरेंजमेंट बताया, फिर उन्होंने बताया था स्टाइल, उसके बाद में मेमोरी और उसके बाद में डिलीवरी। इस तरीके से ये सीक्वेंस बैठेगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको साइड में कोड्स दिए हुए हैं, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। यहाँ पे आपके पास में कुछ टेस्ट हैं लिस्ट 1 में, जैसे फेलिंग्स टेस्ट, सेली वेनॉफ्स टेस्ट, केजल धल्स टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट, और उसके बाद में है नाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट। थोड़ी नाम इनके डिफ़िकल्ट हैं बट ये टेस्ट हैं कुछ, और उनके सामने लिस्ट 2 दी हुई है। नाइट्रोजन, फ्री फैटी एसिड्स, कीटोज शुगर, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, रिड्यूसिंग शुगर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, और लास्ट में दिया हुआ है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो आपके को इसके लिए 15 सेकंड्स में देती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। तो चलिए आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे स्पेलिंग टेस्ट है वो मैच होगा हमारा 5th से, दैट इज़ रिड्यूसिंग शुगर से। सैलिवेनॉफ्स टेस्ट जो है वो मैच होगा कीटोस शुगर से। केचल ढल्स जो टेस्ट है वो मैच होगा नाइट्रोजन से। ज़ैंथोप्रोटोइक टेस्ट जो है वो मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 से, दैट इज़ एरोमेटिक अमीनो एसिड से। एंड जो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है वो मैच होगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से। फिर से बता देती हूँ, फेलिंग टेस्ट जो है वो मैच होगा रिड्यूसिंग शुगर से। सेलेवेनॉफ्स जो टेस्ट है वो मैच होगा एरोमेटिक कीटोस शुगर से। उसके बाद में जो केजल्स जो टेस्ट है वो मैच होगा नाइट्रोजन से। जो ज़ैंथोप्रोटोइक टेस्ट है वो मैच होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड से। और जो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है वो मैच होगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में दिया हुआ है कुछ न्यूट्रिएंट्स, और लिस्ट 2 में आपको उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताने हैं कि इनकी कमी से क्या होता है। तो लिस्ट 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है फॉलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, राइबोफ्लेविन। सामने दिया हुआ है टिटैनव, फिर माइक्रोसाइटिक अनीमिया, चिलोसिस, कोएलोनविचिया एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, फिर हाइपोग्यूसिया, इम्प्योर मेंटल फंक्शन। तो आपको इनको सही से मैच करके बताना है कि किसकी कमी से क्या होता है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फॉलिक एसिड जो है वो मैच होगा हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया से। जिंक की कमी से होता है हाइपोग्यूसिया। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? टिटैनव। आयोडीन की कमी से इम्प्योर मेंटल फंक्शन एंड राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस होती है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, फॉलिक एसिड की कमी से होगा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिंक की कमी से हाइपोग्यूसिया, कैल्शियम की कमी से टिटैनव, आयोडीन की कमी से इम्प्योर मेंटल फंक्शन एंड राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में कैंसर प्रिवेंशन विद देयर सोर्सेज दिए हुए हैं। तो लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है फाइटोकेमिकल, अल्फा लिपोर एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लूटाथियोन एंड सेलेनियम। तो लिस्ट 2 में आपको दिए हुए टमाटोज, ग्रीन टी, पोटैटोज, टर्मरिक, ब्रोकली एंड सी फूड्स एंड एस्पैरगस दिया हुआ है। तो आपको इनको आपस में मैच कराना है। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि फाइटोकेमिकल है वो मैच होगा ब्रोकली से। फिर जो अल्फा लिपोर एसिड है वो मैच होगा पोटैटोज से। फ्लेवोनॉइड्स मैच होंगे ग्रीन टी से। और ग्लूटाथियोन जो है वो मैच होगा हमारा एस्पैरगस से। एंड सेलेनियम मैच होगा सी फूड से। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, फाइटोकेमिकल मैच होगा ब्रोकली से, अल्फा लिपोर एसिड मैच होगा पोटैटोज से, फ्लेवोनॉइड्स मैच होंगे ग्रीन टी से, ग्लूटाथियोन मैच होगा एस्पैरगस से एंड सेलेनियम मैच होगा सी फूड से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक लिस्ट में ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपको फूड ऐसे खाने दिए हुए हैं जिनसे ये ट्रांसमिट होते हैं, फूड थ्रू विच इट इज़ ट्रांसमिटेड। तो लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है सैल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम, टीनिया, सोलियम एंड शिगेला। लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलेड, लो एसिड कैन फूड्स, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, एग एंड मीट प्रोडक्ट्स, पॉर्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, क्रीमी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आपको इनको आपस में मैच कराना है कि कौन से खाने से कौन सा ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होता है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सैल्मोनेला जो है वो ट्रांसफर होता है एग एंड मीट प्रोडक्ट से। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस ट्रांसफ़र होता है
क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट से क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है वो ट्रांसफ़र होता है। लो एसिड कैन फूड से टीनिया सोलियम जो है वो ट्रांसफ़र होता है हमारा पॉर्क एंड इट्स प्रोडक्ट से। और शिगेला जो है वो ट्रांसफ़र होता है रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड से। फिर से देख लेते हैं, सैल्मोनेला जो है वो ट्रांसफ़र होता है एग एंड मीट प्रोडक्ट से। उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस ट्रांसफ़र होता है हमारा क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट से। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम ट्रांसफ़र होता है पॉर्क एंड इट्स लो एसिड कैन फूड से। उसके बाद में टीनिया सोलियम जो है वो ट्रांसफ़र होता है पॉर्क एंड इट्स प्रोडक्ट से। शिगेला ट्रांसफ़र होता है रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड से। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अभी थोड़ा वीडियोस आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 अक्टूबर हम वीडियोस को कंटिन्यूटी में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलेंगी। और ये जो हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम यूजीसी नेट की नहीं तैयारी कर रहे हैं, ये जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं इससे हम और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगी 10 या 15 अक्टूबर के बाद कि कौन कौन से चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, कौन कौन से, जैसे स्लेट का पेपर है वो भी आप दे सकते हो, उसका भी पूरा यही सारा का सारा सिलेबस है जो हम अभी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं इससे हम कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनके और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन सब्जेक्ट से दे सकते हैं, इन टॉपिक्स से दे सकते हैं। सो अभी बहुत सारा सिलेबस है। अभी मुझे पता है कि अभी यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, 24 से शुरू हो रहे हैं पेपर। अभी एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन डेट आ गई है कि अभी एक बार 24 से शुरू होंगे यूजीसी नेट के पेपर। तो बात यह है कि अभी मुझे पता है कि पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है जो हमारा होम साइंस का था। और फर्स्ट पेपर का तो मैंने अभी बहुत ही थोड़ा सा शुरू किया था। फर्स्ट पेपर में मैंने तो अभी आपको रीजनिंग का थोड़ा बहुत बताया है, और अभी और भी बहुत ही सारा सिलेबस है इसका। यूजीसी नेट का पेपर 1 हो या होम साइंस हो, पेपर 2 हो, होम साइंस का वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी पढ़े हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो दिसंबर का यूजीसी नेट का पेपर है उससे पहले हम अपने जो सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि बात ये है कि अभी हम अपना आधा सिलेबस जो है वो कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी मैंने जो रेफ़र किए हैं नोट्स जो मैं आपको भी करवा रही हूँ, वो भी अभी आधे नोट्स मैंने रेफ़र किए हैं। अभी बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे आपको नेट पे इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर जगह से मैटर को उठाना और अच्छे से समझाने में टाइम तो लगता ही है। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे। आई नो बहुत सारे चैनल्स हैं होम साइंस के यूट्यूब पे, मैंने खुद देखे हैं, लेकिन उनमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं है। आपको हर एक चैनल पे एक नई चीज़ ही सीखने को मिलेगी। जैसे इस चैनल पे एक नया ही सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, एक नए तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। पर हाँ, यहाँ पे हमने जो शुरू किया वो हमने ज़ीरो से शुरू किया है, बेस से शुरू किया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे टॉपिक्स तो हमने कवर ही नहीं किए हैं, वीविंग के, नेटिंग के, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, यार्न्स हैं, टाइप्स ऑफ यार्न्स हैं। तो इसीलिए अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे थे, अभी बीच में टॉपिक स्टॉप हो गए हैं। लेकिन अभी जो आने वाला टाइम है उसमें हम अपने पूरे जो ये जो तैयारी है हमारे यूजीसी नेट के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इवन आप रीड का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो हमारे रीड के अंदर होम साइंस सब्जेक्ट है। जो बच्चे बीएड कर चुके हैं और वो रीड देना चाहते हैं, तो वो होम साइंस की जितनी भी तैयारी है इंग्लिश मीडियम से, वो सारी की सारी यही है। आप ये कर लोगे तो आपका होम साइंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा पूरे सिलेबस को पढ़ाने में। तो आई होप आप लोग साथ में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिए करिए, जो भी लोग हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो होम साइंस फील्ड से हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल जो है वो पहुँचे, वीडियोस पहुँचे और वो देख पाएँ। क्योंकि अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।